वन और उसकी धरोहरें, जिन्हें हम वनोपज के रूप में जानते हैं, चाहे वह लकड़ी हो, घास हो, खनिज पदार्थ या जलवायु को संतुलित करने की शक्ति, मानव जीवन में इतने घुले मिले हैं कि इनके बिना वह अपूर्ण है। विश्व के बिगड़ते पर्यावरण के लिहाज से जंगल की अधिकता किसी भी राज्य के लिए गौरव की बात हो सकती है, लेकिन यदि जनता के लिए वन परेशानियों का सबब बन जाए तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। 65% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड राज्य, जो 2016 में ज्ञात नए आंकड़ों के अनुसार 73% है, में आज वन जनता के लिए परेशानियों का कारण बन चुके हैं। निरंतर कड़े होते जा रहे वन कानूनों के चलते यहाँ जंगल तथा जनता के बीच दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, जो वन तथा जन दोनों के लिए घातक है। 2 दशक पूर्व अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य के वनों, वन व्यवस्थाओं और वन आधारित आजीविकाओं का इतिहास बहुत पुराना है। सरकारी तौर पर वन प्रबंधन अंग्रेजों के बाद आरंभ हुआ, लेकिन वन रक्षा का इतिहास बहुत पुराना रहा है। वो उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ के वन पंचायतों पर और जो पूरी जंगल की परिस्थिति क्या है उसको थोड़ा सा पहले पर रखना चाहूँगा। दरअसल अगर हम उत्तराखंड के अंदर बात करते हैं तो बहुत बड़े हिस्से पर हमारे पास जंगल हैं। अगर हम सरकारी आंकड़ों को ही देखते हैं तो जिस वक्त हमारे पास राज्य बना था उस वक्त यहाँ पर 64.8% जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका जंगल हुआ करता था। 2016 तक आते आते जो सरकार का नया आंकड़े आने सामने आए तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ करके 71% से ऊपर चला गया है, यानी कि ये जंगल का विस्तार हो रहा है। और इस जंगलों को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 4-5 एक कैटेगरी के जंगल हमारे उत्तराखंड के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ हमारे पास एक बड़ा हिस्सा प्रोटेक्टेड एरियाज का है, जिसमें सेंचुरी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये लगभग वन क्षेत्र का 25% के आसपास पहुंच गया है। और उसके बाहर अभी पूरा इको सेंसिटिव जोन का एक कॉन्सेप्ट आया है कि जहाँ 10-10 किलोमीटर तक आप इको सेंसिटिव जोन बना रहे हैं, जहाँ लोगों के तमाम सारी चीजों को प्रतिबंधित हो रहा है। और एक प्रकार का सेंचुरी नेशनल पार्क में तो लोगों के पूरे परंपरागत अधिकार एक प्रकार से सारे बाधित हैं। दूसरा हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा है। उसके बाद हमारी जो वन पंचायतें हैं, वन पंचायतें भी लगभग 12,000 से ऊपर हमारे पास उत्तराखंड के अंदर वन पंचायतें हैं। और कुछ निजी वन हमारे पास है। अभी ये डीम्ड फॉरेस्ट का नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मेरा कुछ नगर पालिका और कैंटोनमेंट के जंगल है, लगभग 292 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र उनके पास चला जाता है। तो इस बात को मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें जो 2 दिन हम सम्मेलन थे, हमारे पास एक तरफ वन पंचायत को केंद्र में रख करके ये बातचीत चल रही थी, और वन पंचायत जो व्यवस्था हमारे पास थी, ये इसका एक लंबा इतिहास रहा है। और ये ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ करके, संघर्ष करके हमारे लोगों ने इसको छीना हुआ था, मिला हुआ था। 1931 के नियम में एक 22 बिंदु की छोटी सी नियमावली बनाई। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य रहा है कि जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद जब हम जल जंगल जमीन पर लोगों के स्वामित्व की बात करते थे, और हमको ये लगता था कि वनों के प्रबंधन का दुनिया के अंदर जो जन आधारित वन प्रबंधन की अगर हम बात करते हैं तो वो वन पंचायत से बेहतर दूसरी व्यवस्था नहीं हो सकती है। और राज्य जब बनेगा तो हम चाहते थे कि हमारा ये मानना था कि हो सकता है कल हमारा रिजर्व फॉरेस्ट और जो प्रोटेक्टेड एरियाज है यहाँ भी लोगों की भागीदारी के साथ वन पंचायत व्यवस्था के तहत ही इन जंगलों का भी प्रबंधन की तरफ हम ले जाएंगे। लेकिन बिहार में इसका ठीक उलट हुआ। उत्तराखंड राज्य बना, राज्य बनने के बाद जो पहला नियम को संशोधित किया गया तो वो वन पंचायत की नियमावली थी। और वन पंचायत की नियमावली में संशोधन करने के बाद उसमें एक प्रकार से उसको वन विभाग के नियंत्रण में देने की बात शुरू कर दी गई। वन विभाग जो है उसको सचिव के रूप में होगा और ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आई। उसके बाद 2005 में फिर उसमें संशोधन किया, 2012 में संशोधन किया, 2020 में एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसको भी लागू करने की पूरी कोशिश की गई, वो लागू नहीं हो पाया। इस पूरी प्रक्रियाओं में वन पंचायतों पर भी सरकारी हस्तक्षेप पूरे देने की बात हुई है। हालात आज ये हो रही है कि जब हम जगह जगह हर दिन घटनाएं आ रही हैं कि भाई जो सरपंच एक गिरा पड़ा पेड़ भी आज देने की स्थिति में नहीं है, उसके लिए भी ODFO से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। वन उपज का उपयोग जो है वो मार्को प्लान के प्रावधानों के अनुसार होगा। मार्को प्लान जो है DFO की जो संगत प्रबंधी योजना बनाएगा उसके अनुसार होगा। सरपंच से ये तक कह दिया गया कि तो अगर मोहर भी लगाएगा 2-2 पंचों को गवाह के रूप में रखेगा। कुल मिला के हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरफ जहाँ वन पंचायतों में भी लोगों के अधिकार खत्म हुए हैं, वहीं अगर हम देख रहे हैं कि जो रिजर्व फॉरेस्ट है जो हमारा वन अधिनियम 1927 है, तो उसमें भी 2001 में अमेंडमेंट किया गया और उसमें भी जो लोगों के तमाम हकों को उसमें छीनने का काम उस सब पर हुआ है। तो इनसे दिक्कत क्या हो रही है कि जंगल और लोगों के बीच के रिश्ते बहुत टूटे हैं, उनके बीच की दूरियां लगातार बढ़ी हैं। जंगलों में आग लग रही है तो जो गांव के लोग पूरा का पूरा दौड़ पड़ता था आग बुझाने के लिए, अब उससे वो विमुख हो रहा है, उसको कोई बहुत लेना देना नहीं हो रहा है। अभी वन पंचायत में तो लोग फिर भी जा रहे हैं,
लेकिन हम देख रहे हैं कि वन पंचायतों में भी जिस तरह से ये सब आ रहे हैं तो उसका असर दिखाई दे रहा है। हालांकि उसका एक पक्ष और भी दूसरा है कि जो जंगल पर निर्भरता पहले थी वो निर्भरता आज नहीं रही है। लोगों की आवश्यकताएं बदली हैं, पशुओं की संख्या कम हुई है, अब गैस और तमाम सारी चीजें आई, वो भी एक बड़ा कारण इसका रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो अन्य लोगों के भी जो गाँव में रह रहे हैं उनकी निर्भरता या उनके जो तमाम हक हकूक प्रतिबंधित हुए तो उनके चलते भी ये सब है। क्योंकि जहाँ जहाँ आपने देखा कि गगवाड़ा में मृत्यु हो गई 7 लोगों की, तो जहाँ जहाँ अपने जंगलों पर लोगों का अधिकार रहा वहाँ वो लोग दौड़ पड़े हैं जंगलों की आग बुझाने के लिए। तो और जहाँ उन लोगों का कोई अधिकार नहीं रहा है तो वो क्यों जाएंगे? जो आप कह रहे हैं दूरी, ये कारण उसका हमको बहुत बड़ा कारण तो यही दिखाई दे रहा होता है और ये दूरियां हमारे वन कानून ने पैदा करी। जैसे हम देखते हैं कि आज की तारीख में जो वन अधिनियम में संशोधन में कर रखा, बड़ा आश्चर्य होता है। जो वन अधिनियम 1927 का उसका सेक्शन 26 है जो ये कहता था कि जंगल पर निषिद्ध कार्य क्या होंगे, यानी प्रतिबंधित क्या होगा। जैसे पहले उसमें लिखा हुआ था कि पेड़ को काटना, वृक्ष को घसीटना या वृक्ष को किसी तरीके की क्षति पहुंचाना। तो उसमें एक शब्द जोड़ दिया, वृक्ष एवं वन उपज को किसी तरीके की क्षति पहुंचाना। जब हम वन उपज की परिभाषा देखते हैं तो वो कहते हैं कि जंगल में पाए जाने वाले कंदमूल, फल फूल, नरकुल, घास और काई, ये सब वन उपज है। तो एक प्रकार से कानूनन अगर हम देखते हैं तो ये सारा लाना आपने प्रतिबंधित करने की बात कर देते हैं। आगे जाकर के हम देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये जो होंगे गैर जमानती जुर्म होंगे। मतलब ये इसके आड़ में क्या हो रहा है कि कई जगह पर जब जिनके साथ वन विभाग की नहीं पड़ती है या कहीं किसी कारणवश अनबन होती है तो वो उन लोगों का उत्पीड़न का एक हथियार आपके हाथ में आ जाता है। पोटा से भी खतरनाक कहीं पर हमको ये सब दिखाई दे रहा होता है। तो और फिर दूसरा, मजिस्ट्रेट की जो पावर है ऐसे मसलों के लिए वो डीएफओ के पास दे दी गई है। कि अगर 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो भी सरकार एक काम और करने जा रही है। वो कह रही है कि 30 वृक्ष संरक्षण अधिनियम में संशोधन कर रही है। 30 प्रजातियों को जो है कुछ छोड़ करके सारे प्रजातियों को काटने का अधिकार देंगे। हम 2-3 दिन पहले कई कैबिनेट का फैसला जो हम देख रहे थे अखबारों के माध्यम से जो समय आ रहा था, उसमें भी इस बात को था कि अब जो है डीएफओ की कोर्ट में ही वन अपराध से संबंधित मामले को चलेंगे। तो ये भी अपने आप में बड़ा अजीब सा लगता है कि हम कोई वन अपराध जिसको कह रहे हैं या लोग व्यक्ति कर रहा है कुछ भी, तो फॉरेस्ट गार्ड पकड़ेगा या रेंजर पकड़ेगा और डीएफओ की अदालत में मामला चलेगा। तो डीएफओ अपने विभाग के पक्ष में फैसला देगा या उस व्यक्ति के पक्ष में फैसला देगा। ये भी एक बड़ा मामला हम लोगों के सामने आया है। तो अब ऐसी स्थिति में जो हमको लगता है कि जो हमारा मांग रहा है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वन पंचायतों को जो और एक बहुत मजेदार बात और है कि जब वन पंचायतें हमारी बनी थी उस वक्त ये फॉरेस्ट एक्ट 1927 अस्तित्व में था, क्योंकि वन पंचायत की नियमावली 1931 में पहली वाली बनी थी। लेकिन जनता के आंदोलन का इतना दबाव उस वक्त था कि ब्रिटिश हुकूमत भी वन पंचायत की नियमावली को वन अधिनियम 1927 की धारा 28 के तहत बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उस वक्त डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट हुआ करता था, उसके तहत वन पंचायतें बनाए। मंशा ये थी कि वन पंचायतों के प्रबंधन में वन विभाग को पूरा अलग हम रखें और इसको लोग करें और इसके प्रबंधन भी करें और ये सब भी करें। लेकिन आज जो हमारी वन पंचायत की नियमावली जो बनाई गई है वो फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत उसको ले आए हैं। फॉरेस्ट एक्ट के अंदर लाए तो वो जो ग्राम वन बनाने की बात करती है, जो वन पंचायत की बात नहीं करते हैं। इस तरीके से हमारी सारी वन पंचायतों को आज एक प्रकार से संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से उनको ग्राम वन में तब्दील कर दिया गया है। हमारी पंचायती वन को, और जो हमारी वन पंचायत है उसको प्रबंधन समिति बना दिया गया है। सरपंच को प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा मामला। तो हमारी मांग ये है कि इसको वन अधिनियम के दायरे से बाहर लाया जाना चाहिए और इसके लिए एक तो पूरा फॉरेस्ट ये वन पंचायत का पूरा एक एक्ट अलग आना चाहिए, उसका पूरा एक ढांचा अलग बनना चाहिए। और दूसरी तरफ जो वनाधिकार कानून 2006 में आया, जो हमारी संसद ने पारित किया है, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण कानून हम उसको मानते हैं। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के अंदर उस कानून को लागू करने के प्रति सरकार कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार है, प्रशासन कहीं बहुत ज्यादा जिम्मेदार उसको नहीं दिखाई दे रहा है। मजेदार बात है कि उसकी जानकारी ही लोगों को नहीं है। गाँव के अंदर आप कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी, लेकिन जब उस कमेटी के अध्यक्ष से पूछेंगे उनको ये पता ही नहीं कि मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ या फिर इस कमेटी का रोल क्या है, ये भी उसको कहीं कुछ पता नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं, मैं जिस इलाके के अंदर रहता हूँ, मैं अल्मोड़ा में बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीतर रहता हूँ, और ये वनाधिकार कानून कहता है कि जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उसके भीतर भी लोगों के जो परंपरागत वनाधिकार है उनको खत्म नहीं किया जा सकता, उनको मिलेगा। तो हमने 17 गाँव ने बिनसर जंगल में जो उनके परंपरागत अधिकार थे जंगल के, उनके सामूहिक दावे डाले हैं। और मजेदार बात है कि जब हमने जो गांव स्तर की कमेटी से पास करके उसको खंड स्तर की कमेटी को दिए, जिसमें एसडीएम उसके अध्यक्ष होते हैं, और जब देने के बाद हमने उनको फिर पहले एक डेलीगेशन जाकर के उनको दिया
उन दो दावों को प्रस्तुत किया। उसके तुरंत बाद हमने 2 महीने बाद उनको फिर मिले, पत्र लिख कर दिया कि दिनांक इतने को हमने जो दिया था उस पर क्या हुआ, उस पर आप निर्णय लीजिए। फिर 2 महीने बाद दिया। ऐसे 4-5 बार हम लोग जाकर के पूरा रिसीविंग है सब कुछ, हम कह निर्णय ले लीजिए ना। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो इनको खारिज कर दीजिए, लेकिन कोई डिसीजन तो दीजिए। लेकिन वो डिसीजन आज तक नहीं हो पाया है। और ऐसी पूरे प्रदेश के अंदर जो पूरी स्थितियां दिख रही हैं, तो हमारा कहना है कि मांग है कि ये वनाधिकार कानून को बहुत प्रभावी तरीके से उत्तराखंड के अंदर लागू किया जाना चाहिए। और फिर हमारा ये कहना है कि देखिए, हम जंगल को भी बहुत अलग टुकड़ों पर नहीं देख सकते हैं। जब हम संसाधन की बात करते हैं तो जल, जंगल, जमीन तो पूरे जुड़े हुए आपस में है। जंगल कहाँ उगता है? जमीन के अंदर उगता है। और जंगल का कोई कानून आता है तो जमीन पर लागू होता है, जमीन का कानून आ रहा हो तो जंगलों पर लागू हो रहा होता है। तो इसलिए जो है हम इन सबको देखे जाने की जरूरत है। बंदोबस्ती के सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज हमारे पास है। चकबंदी के सवाल बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे 1815 में और 1823 में उन्होंने पहला बंदोबस्त किया था, उसके बाद उन्होंने 11 बंदोबस्त हमारे यहाँ किए। और लेकिन आज़ादी के बाद आज तक हम सिर्फ एक बंदोबस्त कर पाए, वो भी 1958-59 के पास से शुरू हुआ। 62 में चाइना वार हो गया, वो आधा अधूरा छूट गया। तो इस सरकार के पास भी जमीनों की एक सही स्थिति हमारे यहाँ क्या है वो है ही नहीं, वो आंकड़ा ही नहीं है कहीं। जब हम मोटे तौर पर देखते हैं तो सरकार कहती है कि उत्तराखंड के अंदर 12% हिस्सा जो है हमारे पास कृषि भूमि है। अगर उसमें तराई को, उधमसिंह नगर इसको अलग कर देते हैं तो पहाड़ के अंदर वो लगभग 7.5% बैठती है। ये सरकार का दावा है। लेकिन हमारा कहना है कि ये किसी भी कीमत पर 4% से ऊपर नहीं है, क्योंकि एक दूसरा पक्ष हमारा है जिस पर बात की जानी चाहिए थी, जो हमको उम्मीद थी राज्य बनने के बाद होगा, जिस पर बात नहीं हो पाया। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाका है, इसके पास, हमारे ग्राम पंचायत के पास 1 भी इंच जमीन नहीं है। यहाँ हुआ कि हमारे यहाँ जमीनों के भी 2 कानून यहाँ पर लग रहे हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम है, दूसरा तरफ 1960 का कूजा एक्ट है। तो कूजा एक्ट ने क्या किया कि जो गांव की सीमा के भीतर की जो जमीनें कृषि भूमि से इतर होती थी, वो वहाँ के पंचायतों के नाम दर्ज है। वो इस प्रदेश में भी पहाड़ के मैदान वाले इलाकों के अंदर यहाँ भी है। और उसके लिए पंचायत राज एक्ट के तहत भूमि प्रबंधन कमेटी बनी हुई है। लेकिन हमारे यहाँ जब 1960 में कूजा एक्ट आया, जिसको कुमाऊं उत्तराखंड जमींदारी विनाश अधिनियम कहते हैं, कूजा एक्ट में इस जमीन को बेनाम कह करके इसको राज्य सरकार के खाते में डाल दिया और इसका प्रबंधन जो है राजस्व विभाग को दे दिया। डीएम और कमिश्नर के नियंत्रण में जमीनें दी गई। यहाँ पर फिर अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो क्या हुआ, शुरुआती दौर में इस जमीनों में जो हमारा के भूमिहीन होते थे उनको पट्टा देना, ये सब करने का काम हमारा प्रशासन करता था। लेकिन 1996 का साल ऐसा रहा कि जब क्या हुआ कि एक केस जो अभी गोडा बर्मन बनाम भारत सरकार के नाम से जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होता है। तो हम उस वक्त उत्तर प्रदेश में 1996 में थे। तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट से पूछा कि आपका लैंड स्टेटस क्या है। तो जब उत्तर प्रदेश से भी पूछा गया तो उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ के राजस्व विभाग से कहा कि बताइए ये कौन सी, राजस्व विभाग ने शासन से पूछा कि भाई इसको हम जो बेनाम जमीन है, जो बेनाम बंजर की हमारी जमीन है, इसको हम किस कैटेगरी का लैंड माने। उस वक्त पीएल पूनिया 1996 में जब यहाँ उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी होते थे, उन्होंने जो उसके उत्तर में जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखिए 1893 के कानून के तहत ये जो है पूरा का पूरा वन भूमि था। हालांकि उसके बाद समय समय पर यहाँ तमाम सेटलमेंट हो गए हैं, लेकिन ये लैंड स्टेटस नहीं बदला है और ये आज भी वन भूमि है। और जैसे ही उन्होंने कहा ये वन भूमि है तो हमारा 80 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इसके अंदर लागू हो गया। तो ये वन भूमि के दायरे में चला गया। जो आपको ग्रांट मिलती थी वो ग्रांट मिलनी भी पूरी की पूरी बंद हो गई। अब और एक मजेदार बात है कि इस पर हमको ये लगता था कि इस पर बात किए जाने की बहुत बड़ी जरूरत है। इसको वन भूमि के दायरे से बाहर निकलना चाहिए। और इसको लेकर के जब हमने पूरी मुहिम चलाई थी तो 2012 में जिस वक्त खंडूरी जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए थे, हम लोग मिले हुए थे, बातचीत हुआ था, उस वक्त इसको वन भूमि से बाहर करने के बाद एक शासनादेश जारी हो गया था। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, ये सब 16-17 के बाद फिर से ये वन भूमि के दायरे में है। इसका बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि देखिए मेरे गांव में पूरे पहाड़ के अंदर आप अगर एक स्कूल बनना है, एक पंचायत घर बनना है, वो तब बनेगा जब मेरे गांव का कोई व्यक्ति उस जमीन को दान करेगा, क्योंकि पंचायत के पास 1 इंच जमीन नहीं है। इसको हम वन भूमि के दायरे में ला करके, और जहां मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जब हमारे यहाँ पहला बंदोबस्त हुआ था 1883 में, जो हम सिसाला बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, उस वक्त हमारे यहाँ लगभग 20% हिस्से पर कृषि होती थी, जो आज घट करके जमीन को जो बदला बिल्कुल वो 4% के आसपास पहुंच गई है। जहाँ पूरे देश में कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है, हमारे यहाँ कृषि भूमि सिकुड़ रही है, वन भूमि का दायरा लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो सवाल है, इन सवालों पर ही मुख्य रूप से मुझे लगता है कि आज बहुत बड़ी जरूरत है। जंगली जानवरों के आतंक का सवाल है, मतलब इतने सालों बाद भी हम उससे सुरक्षा करने में पूरी तरह से हम लोग नाकाम रहे हैं। हम इस बात को भी बार बार कहना चाह रहे हैं
कि हमारी सरकार कह रही है कि आज दुगनी करेंगे, किसानों की ये करेंगे, तो हम इस बात को कह रहे थे कि भाई लेकिन उसके लिए खेती के लिए आप बिहार में ला क्यों नहीं रहे? हमने तो मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा, हमने कहा कि एक काम कर दीजिए आप कि जो विधायक नीति का पैसा जो खर्चे में जा रहा, दूसरा जा रहा, तीसरा जा रहा, आप एक ये कर दीजिए कि उसका कम से कम 50% आप कृषि भूमि की घेराबंदी और कृषि कार्य में खर्च करिए। और ऐसा प्रयोग हुए हैं। खुद हम अगर अपने गांव के करें सेंचुरी के भीतर, तो हमने वन विभाग के ऊपर एक दबाव बनाया, 5-7 साल लगे, उनसे निवेदन किया कि हमारे इसको बंद करिए। एक छोटा सा इलाका उन्होंने बंद किया, लगभग 500 से लेकर के 600 मीटर पत्थर की एक दीवार लगाई, मुश्किल से 5-7 लाख का उनका खर्च उसके अंदर आया था। लेकिन उसके बाद 22 साल पुराने बंजर खेत आबाद हुए, लोगों ने आलू और गडेरी बोना शुरू किया, 10-15-20 हजार के आलू, और इतना लोग गडेरी बेच रहे थे अपना पूरा खाना और लोगों को देने के बाद। तो इस दिशा में बढ़ने की बात होगी। जंगली सुअरों का सवाल है, हम करके जंगली सुअरों को मार, जैसे बाघ जब नरभक्षी होता है, एक बड़ा सवाल जो मुझे लगता है कि किए जाने की जरूरत है पूरे प्रदेश के अंदर, कि फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी पर बात होनी चाहिए। एक सामान्य तर्क दिया जा रहा है कि अगर जब हम ये कह रहे हैं कि जंगली जानवर बहुत गांव की तरफ आ गया, तो ये बात होती है कि जंगल में खाने के लिए नहीं रह गया है। पहली बात हमारा कहना है कि जंगल में खाने के लिए नहीं रह गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? और मैं इसको ये मानता हूँ कि जो चीड़ वनों का हमारे यहाँ विस्तार हुआ है बहुत ज्यादा, तो वो इसका बड़ा कारण है। और चीड़ वन कैसे आया, इस पर भी हमको बात करनी पड़ेगी। चीड़ वन कई बार हमका तो ये मानना है कि चीड़ वन, जिसको हमारा वन विभाग साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहता है, उसकी देन है। आजादी के बाद चीड़ पूरा जंगल को तो पूरा का पूरा वन विभाग ने फैलाया, गाँव के लोगों ने अपने जंगलों में चीड़ कहीं नहीं लगाया। उसका बड़ा कारण था कि उससे आपको लीशा मिल रहा था, तो आप उसको कॉमर्शियल नजरिए से आप चीजों को देख रहे थे। अगर हम ये मान भी लें वहाँ खाने के लिए नहीं है, और लेकिन जितना महत्वपूर्ण खाने के लिए नहीं है, तो मेरा मानना है उतना ही महत्वपूर्ण उनकी संख्या का बढ़ना भी है। पहले इस तरीके के कानून नहीं थे तो लोग भी मार रहे थे सुअरों को, ये सब पूरा चल रहा था, तो आज सुअरों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ी है। तो ऐसी स्थिति पर मुझे लगता है कि जो स्टडी किए जाने की जरूरत है, वो ये देखने की जरूरत है कि इस फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी कितना है, इसके अंदर कितना जानवर रह सकता है। मैं इसका उदाहरण इस रूम में देना चाहता हूँ कि मैं बिनसर में रहता हूँ। वहां पर एक मीटिंग में मैंने एक सवाल किया था, जैसे वन विभाग के तमाम अधिकारी थे, कि एक लेपर्ड को कितना इलाका चाहिए होता है। तो उनका ये जवाब था कि इस पर बहुत बड़ा अध्ययन तो नहीं है, लेकिन मोटा मोटा हम ये मानते हैं कि 15 स्क्वायर किलोमीटर में एक लेपर्ड को चाहिए होता है। तो हमने कहा कि बिनसर तो 45 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है, तो यहाँ पर 3 लेपर्ड होना चाहिए, 3 के अपेक्षा 6 हो जाए। लेकिन 2016 की जो वन विभाग की गणना है, उनके अनुसार वहां पर 32 लेपर्ड है। जो 3 या 6 लोगों के रहने की जगह है, अगर वहां पर 32 होगा तो वो तो गांव की तरफ ही बढ़ेगा ना। तो इसलिए अगर इसके स्टडी होता है कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है, और उससे ज्यादा इतर अगर होता है तो उसको फिर अन्यत्र ले जाना, या जो भी व्यवस्था आपको कर दी है वो होना चाहिए। सुअरों को मारने की हम लोगों की मांग उठी, तो सरकार ने कहा कि ठीक है, मारने का आदेश जारी करेंगे। उसका मारने का आदेश भी जारी हुआ, लेकिन वो कहा कि गाँव का व्यक्ति मारेगा, अपनी जगह पर मारेगा। भाई वो उस खुखार जानवर को गांव का व्यक्ति कैसे मार पाएगा जब बंदूक नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस पर हमारा ये कहना है कि इस सब पर बात होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी होनी चाहिए। उसके बाद वो जिस इलाके के अंदर जंगली सुअर का बहुत ज्यादा नुकसान है, ये सब है, तो वहाँ जिस तरह से लेपर्ड मैनिटर होने पर गाँव वाले से नहीं कहा जाता है इसको मार ले, उसके लिए ट्रेन शिकारी भेजा जाता है। तो जहाँ जहाँ सुअर पूरी फसलों को खत्म कर रहे हैं, वहाँ ट्रेन शिकारी भेजा जाना चाहिए, उसको मारने की बात होनी चाहिए, कृषि भूमि की घेराबंदी की बात होनी चाहिए, और जंगल के अंदर एक अभी वो चला करके जो फलदार वृक्ष, चौड़े पत्ती प्रजाति के वृक्ष, इसकी तरफ हमको चीजों को ले जाना पड़ेगा। कुछ शॉर्ट टर्म होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म में होंगे, और इस पूरे पर एक बहस और एक बातचीत की जानी चाहिए, ऐसा हमको लगता है। ऐतिहासिक काल में भूमि पर संपूर्ण मालिकाना हक राजाओं का होने के बावजूद वनों पर पूरा हक आम जनता का रहा। गढ़वाल व कुमाऊं के राजाओं के समय तक यही व्यवस्था चलती रही। वनों के उपयोग व संरक्षण की पूरी जिम्मेदारी जनता की थी। राजाओं द्वारा कालांतर में जागीरें प्रदान की गई, जिसमें भूमि किसी व्यक्ति विशेष की हो गई, परंतु उस भूमि पर उगे वन सबकी सामूहिक संपत्ति रही। तत्कालीन परिस्थितियों में यहाँ जनसंख्या बहुत कम थी और वन बहुतायत में थे। समाज की मुख्य आजीविका कृषि और पशुपालन थी, जिसके लिए एकमात्र व सबसे मजबूत आधार यहाँ के वन थे। समाज की समस्त जरूरतें स्थानीय वनों व वन उत्पादों से पूरी होती रही। समाज के व्यापार भले ही तिब्बत, चीन, बर्मा व अराकान तक थे, परंतु वनों से संबंधित किसी भी मामले पर राजकीय हस्तक्षेप नहीं था। जनता स्वविवेक व आवश्यकताओं के अनुसार वनों का उपयोग व प्रबंधन करती रही। थे आपके चंपावत से थे, पिथौरागढ़ से, बागेश्वर से, अल्मोड़ा से, टिहरी से और पौड़ी से, चमोली, और चमोली से खासकर आपका वो जो लाता मलारी वाला जो हिस्सा है, फिर आपका
पिथौरागढ़ के आपका धारचूला स्पोर्ट वाला जो हिस्सा है हाँ जी। वहाँ से भी हमारे लोग साथी थे, देहरादून से थे। तो वन सरपंच ही इसमें शामिल हुए हैं नहीं, या कुछ और वन लोग? सरपंच ही नहीं, जी। जो पर्यावरण को लेकर के, पहाड़ की पीड़ा को लेकर के, पहाड़ के जल जंगल जमीन के सवाल को लेकर के जो भी साथी ये सब सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, वो सारे साथी इसमें शामिल रहे थे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में क्या मुख्य बातें आप लोगों ने रखी हैं जिन पर आप आगे काम हो रहा है? दरअसल हमारा जो अभी ये 2 दिवसीय एक कार्यशाला हम लोगों ने यहाँ की थी, उसका मकसद था कि जो वन अधिकार कानून जैसी एक व्यवस्था अभी आ गई है, जी। और दूसरा हमारा जो सामुदायिक वन प्रबंधन की एक अनूठी व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं हमारे पास मौजूद है, और मुफ्त में नहीं मिला हुआ है। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है, वो भी अंग्रेजों के साथ लड़ करके। तो वो माने आज़ादी से पहले एक ऐसी अनूठी व्यवस्था हासिल कर लेना, और इसके साथ साथ जो जो आपके रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी हक हकूक की जो लकड़ियाँ, तराई भाबर के जंगलों के अंदर साल शीशम की लकड़ियाँ का जो हक हकूक, तमाम तरह की चीज़ें जो उन्होंने लिया था, तो होना ये चाहिए था कि आज़ादी के बाद हमारे हक हकूक बढ़ने चाहिए थे। हम अब आज़ाद हो गए हैं, ये सारी संपत्तियां हमारी हैं। तो आपने आज़ादी के बाद जो लोगों ने इतनी संघर्षों के बाद ये विरासत को हासिल किया था, आपने उसको वन पंचायत नियमावली को बदल करके लगातार उनके जो माली मिल्कियत थी, उनकी जो स्वायत्ता थी, खत्म करने का काम किया। तो आप यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आपने वन पंचायत नियमावली बदल करके वन पंचायत शब्द गायब कर दिया है, ग्राम वन समिति आपने बना दिया है, सरपंच को आपने जो अध्यक्ष बना दिया है, पूरा जो उसका एक पारंपरिक एक ढांचा था उसको बर्बाद कर दिया है। मैंने आप देखेंगे कि हमारे पहाड़ के अंदर जो पूरा मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर था वो क्या था, वन पंचायतों का था, जब आपका ग्राम पंचायत जैसा कुछ सिस्टम नहीं था। जी। आप देखेंगे हमारा बद्री केदार किसने बनाया, जी। किसी कोई योजना की थी क्या? जो पुराने रास्ते थे वो किसने बनाए, नौले धारे किसने बनाए? वो हमारी जो समृद्धशाली व्यवस्था थी, लठ पंचायत से लेकर के वन पंचायत का जो पूरा एक सफर था, उस आंदोलन की वजह से हमारे पहाड़ का ये पूरा डेवलपमेंट हुआ। आज अब हम देखते हैं राज्य बनने के इन 22 सालों की जो यात्रा है, इसमें हमने क्या खोया और क्या पाया, अगर हम इसका विश्लेषण करें, इन 22 सालों में हमारे राज्य के अंदर करीब 3,000 के करीब समथिंग गांव भुतवा गांव हो गए। माने हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो माता पिताओं ने, या हमारे दादा दादियों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, किस उत्तराखंड की परिकल्पना की थी? बहुत बड़ा कुछ नहीं सोचा था। शिक्षा व्यवस्था ठीक होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक होगी, हमारे यहाँ पहाड़ में हमारे लड़कों को रोजगार मिल जाएगा, इतना था। तो जब हम ये पाते हैं कि हम सुविधाओं के अभाव के चलते हमारे इतने गांव भुतवा गांव हो गए हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो गांव खाली हुए, इतना कमीनापन इनके अंदर है। जो हमारी संपत्तियां हैं, जो हमारी जो रेवेन्यू जमीनें भी हैं, उनके ऊपर भी इनकी नजरें हैं। अभी आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरियां हैं जमीनों की, जंगलों की अलग अलग कैटेगरियां हैं। तो फॉरेस्ट की एक नई कैटेगरी को इन्होंने जन्म दे दिया है, वो है डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब है कि संभावित जंगल, कि एक नया जंगल तैयार हो रहा है। तो अकेले पौड़ी जिले के अंदर 190 स्क्वायर किलोमीटर के भूभाग को इन्होंने डीम्ड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया है। ऐसे अल्मोड़ा, माने इसके लिए जो पूरा सैटेलाइट का पूरा एक साइंटिफिक पूरा तरीका है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सैटेलाइट की इमेज से जो है देख रहे हैं, उसको इधर मर्ज कर दे रहे हैं, और उन सारी जगहों पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 लागू हो जाता है। जो लोग गांव छोड़ करके चले गए थे, अपनी थात छोड़ करके चले गए थे, अपनी पुश्तैनी जमीनों को छोड़ के चले गए थे, अगर कभी वो वापस आना चाहें या वो पूजा पाठ करने के लिए अगर अपने गांव आना चाहें, तो वो वहां नहीं आ सकते। आपका जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन 1980 है, जो ये सारी चीज़ों को रोकने का काम कर रहा है, वही आप देखेंगे कि दूसरी तरफ देश के अंदर जब वन अधिकार कानून जैसी एक व्यवस्था आती है, एक लड़ाई के बाद एक कानून बनता है लोगों के पक्ष में, तो उत्तराखंड के में आने के बाद इस कानून की हालत आप देखिए। 2008 में यह कानून राज्य में आता है, राज्य सरकार कहती है कि हमारे यहाँ वन पंचायतों के तौर पर हमारे हक हकूक यहाँ है, लिहाजा इस कानून की जरूरत यहाँ नहीं है। और उसी बीच राजा जी के अंदर से 80 गुजरों परिवारों को बाहर कर दिया जाता है, और एक महिला का प्रसव एक गड्ढे के अंदर कराया जाता है। ऐसी हालत में आप छोड़ते हो लोगों को। अच्छा, वन सरपंचों की बड़ी बुरी स्थिति है। जैसे पिछले साल अकेले एक साल में नैनीताल जिले में 4 वन सरपंचों की
मृत्यु हो गई और सरकार उनको 4,000 मुआवजा देने की बात कर रही थी, जिस पर आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी। तो क्या है वन सरपंचों की स्थिति, इस पर थोड़ा सा प्रकाश अच्छा। डालिए। नहीं, मैं जो वन अधिकार का उसको थोड़ा सा कंप्लीट जी, कर लूँ, फिर मैं अगले सवाल का जी, जवाब दे दूँ जी, आपको जी, कि ये कानून इस राज्य के अंदर हाई कोर्ट ने लागू करवाया। होना ये चाहता कि ये कानून जिन लोगों के लिए था उन लोगों के लिए इसका फायदा होना चाहिए था। उन लोगों को आज तक भी इस कानून का कोई अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी मजेदार बात ये है, इस कानून के अंदर सबसे बड़ी ताकत ग्राम सभा के पास दे रखी है। ग्राम सभा अगर चाहे तो ऑल वेदर सड़क को रोक सकती है अपने वहाँ पे। जी। वो अपने गांव में अगर वो चाहे कि यहाँ से नहीं कटेगी तो नहीं कट सकती है। ये पावर एक कानून लोगों को देता है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए लोग तय करेंगे। तो ये सारी एनओसियां तो ली जा रही है चुपचाप से। तो लोगों अभी हम देख रहे हैं ना, आपका वहाँ जोशीमठ का हाल देख रहे हैं ना। तो ये तो पहाड़ लगातार तो खत्म होने ही है जिस तरह की अभी पॉलिसियां कर रहे हैं। दूसरा जो आपका सवाल था कि वन पंचायत के सरपंचों की जो स्थितियां हैं, जो सरपंच पूरे गांव का मैनेजमेंट कर रहे थे, गांव का जो सामुदायिक ढांचा था उसका नेतृत्व कर रहे थे और तमाम तरह की संपत्तियां इकट्ठा कर ली थी उन लोगों ने, आज उन लोगों की स्थितियां ये जो भीख मांगने वाली जैसी हो गई है ना कि हमको मानदेय दे दो। माने जो मालिक था वो कह रहा है मेरे को कुछ पैसा दे दीजिए, आपने वहां ला करके खड़ा कर दिया है। लगातार वन पंचायत निमौली में फेरबदल करने के बाद लोगों के जो अपने रिसोर्स थे, अपनी जो संपत्तियां थी, उस पर आपने कब्जा करना शुरू किया और उसको ऐसी हालत में खड़ा कर दिया कि वो एक चौकीदार की हैसियत से ज्यादा कुछ नहीं है उसकी। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे को कुछ मानदेय दे दो। आप अपना नाम बताओ। तो ये पूरा अभी चल रहा है खेल और लगातार जो फॉरेस्ट फायर हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, हम इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं चिपको आंदोलन की परिणति भी इसको मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं, जो चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन में हम पर्यावरण कुछ नहीं जानते पहाड़ के लोग, सीधी बात है। हम लोग वहाँ महिलाएं जो आंदोलन कर रही थी वो अपने पहाड़ को, अपने आजीविका को, अपने रिसोर्सों को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। पहाड़ की महिला क्या करेगी? उन्होंने कहा कि हमको काटो पहले फिर पेड़ काटना, और उसको पूरी दुनिया के सामने जिस तरह से पेश किया गया कि ये पर्यावरण संरक्षण को लेकर के एक मूवमेंट हुआ है। और जब आपका कोडा बर्मन केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है और इसको क्लब किया जाता है चिपको को, तो जो डिसीजन आता है वो कहता है कि समुद्र की सतह से 1000 फीट के ऊपर आप हरे पेड़ नहीं काट सकते हो। जो लोगों का अपना तरीका था जंगल को मैनेज करने का, तो अब आपने तो वो सब प्रतिबंध कर दिया। तो उसका कारण हुआ कि चीड़ इतनी तेजी से फैला जंगलों के अंदर, और सबसे बड़ा कारण अभी आग लगने का, चीड़ के जंगल हमारे पहाड़ के अंदर है। अब जो लोगों की जहाँ जहाँ जरूरतें हैं, लोग जो अपना आजीविका का साधन जंगलों से निकाल करके ला रहे हैं, उन जंगलों को बचाने के लिए लोग आज भी आग बुझाने के लिए निकलते मरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप इतना पैसा जो फॉरेस्ट फायर के लिए नाम पर दे रहे हो वो कहाँ जा रहा है? और जब हमारे यहाँ 2017 की आग हुई थी, 4 सरपंचों की मौत हुई। उन 4 सरपंचों के मरने के बाद जब हमने कंपनसेशन का बात किया फॉरेस्ट से, तो वो कह रहे कि हमारे पास 4000 रुपये है। माने ये जो मजाक है लोगों के साथ, जो पर्यावरण को सच में जो बचाने वाले लोग हैं उनके साथ आप ये मजाक कर रहे हो। और आपकी सड़क से लेकर के जब जितने भी आपके निर्माण में ये पेड़ कट रहे हैं, उसका जो कंपनसेशन जा रहा है कैंपा के नाम पे जो जा रहा है, उसका आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हो, आप अपनी कोठियां बना रहे हो, तो वो पैसा जो लोगों का है उनके साथ तो ये, और उनको कंपनसेशन के बाद आप 4000 रुपये की बात कर रहे हो। तो संगठन ने लड़ झगड़ करके फिर 4 लाख रुपए का कंपनसेशन उन लोगों को दिलाया। लेकिन हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जब फॉरेस्ट फायर की आप बात कर रहे हो तो लोग आग बुझाने को तैयार हैं, मेडिकल सुविधा हो ना उनको आपका ये इंस्ट्रूमेंट मिले ना आग बुझाने के, उनको वो जो लोग जा रहे हैं उनको उनका मेहनताना आप दीजिए ना। तो ये सारे सवाल हैं वन पंचायतों के। एक समय में संपूर्ण विश्व को वन संरक्षण की सीख देने वाले उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से समुदाय एवं वन विभाग के मध्य टकराव बढ़ा है। यह टकराव वन पंचायतों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाए गए वन सरपंचों के संघर्ष मोर्चा के श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में भी सामने आया। इस सम्मेलन में बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, गरुड़, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी, चमोली समेत उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों से वन सरपंचों ने भागीदारी निभाई। सरपंच रहे, अभी
दूसरी पंचवर्षीय पे मैं सरपंच हूँ, मेरी दूसरी पंचवर्षीय है सरपंच की। तो जहाँ तक मेरा ये अनुभव रहा है वन पंचायतों का या ग्रामवासियों के जो हक हकूक हैं, इनके लिए सरकार और विभाग की जो मंशा रही है इसमें, जब ब्रिटिश काल में हमारे पूर्वजों ने वन पंचायतों को संघर्ष करके अंग्रेजों से लिया था, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, वन पंचायतें 1925 से बननी शुरू हो चुकी थी। तो हमारे पूर्वजों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जो है तो हमें ये वन पंचायतों की स्वायत्ता मिली। तो 1931 वन कानून वन नियम बनाया गया, नियमावली बनाई गई थी। तो उसमें जो थे सरपंचों को ग्रामवासियों के सारे राइट्स थे, उसमें सारे हक थे उनके कि भाई वो अपने जंगलों की देखभाल भी करेंगे और उनमें जो है तो अपनी आजीविका भी चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है तो 1976 में इन्होंने नियमावली में बदलाव किया। पहले अंग्रेजों के समय में जो उनकी व्यवस्था थी कि भाई वन विभाग का जो एक कर्मचारी जो है वन एडीओ करके इन्होंने हर ब्लॉक में रखा था, वन एडीओ बना के। एफपीआई जो था तो वन पंचायतों का इंस्पेक्टर था, वो ऑडिट करता था वन पंचायतों का। तो इन्होंने जो है तो सारे पद जो है निरस्त कर दिए, रद्द कर दिए। उसके बाद उत्तराखंड बना। उत्तराखंड की लड़ाई में जो है तो ये जो जल जंगल जमीन का मुद्दा जो था तो वो सबसे अहम मुद्दा था। जी बिल्कुल था। जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था तो जल जंगल जमीन का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था। तो हमने सभी लोगों ने जो संघर्ष किए, जो शहादतें हुई थी उत्तराखंड को राज्य को बनाने के लिए, वो एक बहुत अच्छे सुंदर राज्य की कल्पना करके बनाया गया था। तो उत्तराखंड तो मिला हमें, लेकिन जल जंगल जमीन की जो बात थी वो कहीं आज भी देखने को नहीं मिलती है। और जो हमारी सरकारें रही हैं, सरकारों ने हमेशा मतलब ग्रामवासियों का उत्पीड़न करने का काम किया वन विभाग के द्वारा। जो वन पंचायतों के हक हकूक थे वो सारे खत्म कर दिए। सरपंच पद तो दिया उन्होंने, सरपंच बनाया। सरपंच एक ऐसा पद था जो निस्वार्थ बिना किसी मतलब मानदेय के काम कर रहा था। आज ये सभी को मानदेय दिया जाता है। सरपंच इतनी मेहनत करता है, उसको मानदेय क्यों नहीं दिया जाता है? तो सरकार कहती है कि इसकी हैसियत जो है एक वनाधिकारी की है, तो वनाधिकारी की हैसियत है तो उसके अधिकार कहाँ है वनाधिकारी के? ये तो कोई तथ्य नहीं बनता है सरकार का इसमें। ये तो बहुत ही मतलब शर्म की बात है सब विभाग के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें जो है तो हमेशा भाई नियमावली में ये चेंज करते आ रहे हैं। सरकार अपने फायदे के लिए चेंज कर रही है। अगर सरकार का कोई प्रोजेक्ट चलता है तो उसमें हजारों पेड़ों की मतलब बलि दी जाती है। जिन लोगों ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, उन लोगों को जरूरत पड़े तो ये नियमावली का हवाला देते हैं। बोले साहब इतनी ऊंचाई में तो हरा पेड़ नहीं कटना है। अरे हरा पेड़ नहीं कटना है तो सरकार के लिए तो कट जाएगा और आम पब्लिक के लिए नहीं कटेगा। तो ये तो कोई मानवता की बात नहीं है, कोई न्याय संगत बात नहीं है। तो इसीलिए हमें जो आज हमारा कार्यक्रम था वन संघर्ष मोर्चा की तरफ से 2 दिवसीय जो ये कार्यक्रम रखा गया था, इसका लक्ष्य यही था कि भाई जो है सरकार जो जिस तरीके से मतलब हक को खत्म कर रही है, तो इसमें जो है सरकार से बात की जाए, वन विभाग से बात की जाए, भाई ये सब क्या है, हमारे हक को क्यों आप खत्म कर रहे हैं? ये बड़ी दुख की बात है। जबकि हमने तो बड़ा अच्छा उत्तराखंड होगा करके ये सारे आंदोलन जब हुए तो बहुत अच्छा उत्तराखंड होगा करके ये आंदोलन हुए थे। तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में ये दुनिया भर की जो ये गलत नीतियां चल रही हैं, ये नीतियां चलेंगी करके नहीं। उत्तराखंडी ग्रामीण समुदाय का वनों के साथ चोली दामन का संबंध रहा है। सतत विकास की अवधारणा की तरह ही इस संबंध को सतत चलना ही चाहिए। वन सरपंचों की मांगों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार को वन पंचायत नियमावली पर विचार करना ही चाहिए। वन गाथा पर हमारी यह श्रृंखला आगे भी जारी है। यदि श्रृंखला का यह भला भाग पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।